नमस्कार। दूरदर्शन के युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में इतिहास की भूमिका और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षाविद प्रोफेसर राजीव कुमार जी एवं प्रोफेसर प्रेमलता कुमारी जी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि राष्ट्र जो नीति है उससे क्या तात्पर्य है? राष्ट्र निर्माण जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है और ये बहुत सहजता पूर्वक चल रहा होता है कई बार। और इतिहास के निर्माण में इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अतीत से लेके वर्तमान तक आप जितने भी संदर्भ हैं सबों को आप देखिए, या जितने भी राष्ट्र का निर्माण हुआ सारी प्रक्रियाओं को देखिए, या भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान जो औपनिवेशिक सत्ता का जो विरोध की जो प्रक्रिया थी, या अतीत काल में जब आप सम्राट अशोक को देख लीजिए, उसके अलावा ये विक्रमादित्य को देखिए, हर्षवर्धन को देखिए, समुद्रगुप्त को देखिए, इनके पूरे साम्राज्य को देखिए, तो भारत को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने की प्रक्रिया इन लोगों ने किया है। और एक शासन सत्ता के अधीन इतने बड़े साम्राज्य का होना, ये एक राष्ट्र निर्माण, ये एक राष्ट्र है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है क्रमशः चलती आई है अतीत से लेकर वर्तमान तक में देख ली। खासकर जो आधुनिक काल है जिसको या औपनिवेशिक काल कहते हैं, उस औपनिवेशिक काल में जो भारत की जनता ने अपने विचारों को लेकर अपनी सत्ता के विरोध में, जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया, और उस समय जितनी घटनाएं घटी, एक एक घटनाओं से आप शिक्षा ले सकते हैं। और उन एक एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है ना। आप 1757 में जब पलासी की लड़ाई हुई और जब औपनिवेशिक सत्ता के अधीन भारत वहां से आना शुरू हुआ, 1857 एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां पर आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी अलग सेक्ट के हों, या किसान हो, मजदूर हो, या फिर जमींदार वर्ग के लोग हो, हर व्यक्ति अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। उस औपनिवेशिक सत्ता का विरोध कर रहा है। तो यह जो भाव है एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जिस कॉमन प्लेटफॉर्म पे आप सभी एक साथ मिल रहे हैं, और जो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसको एक सत्ता के अधीन लाकर और अपने विचारों के अनुकूल शासन चलाना चाहते हैं। यह जो पूरी प्रक्रिया है यही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इतिहास अपना योगदान कैसे दे रहा है? इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ राष्ट्र निर्माण में ही नहीं, किसी भी घटनाक्रम को आप देख लीजिए, हर चीज का इतिहास है। आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा जिसका इतिहास नहीं है। और वह जो इतिहास है वही उस प्रक्रिया का भाग है। जैसे आप देख लीजिए, आज आप जिस स्टूडियो में यहाँ बैठे हैं, पूरे भारत को आप के बहुत बड़े नेशनल चैनल को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे देखिए कि यह चैनल या इस तरह के जो छोटे छोटे बिंदु हैं, ये सभी पूरे देश को जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चाहे आपका पुलिस विभाग हो, चाहे आपका सेना विभाग हो, चाहे आपका मीडिया हो, या एक शासन सत्ता, एक प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये सारा चीज जो है ये इसका पार्ट है। जी, तो डॉक्टर साहिबा, अगला प्रश्न आपसे है, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान रहा है ऐतिहासिक नजरिए से? बिल्कुल, महिलाएं तो बोलिए तो सृष्टि की निर्मात्री है, तो फिर राष्ट्र निर्माण में तो बिल्कुल उनका योगदान है। इतिहास में उनको एक दरकिनार कर दिया गया है, बहुत ही सीमित लिमिटेड जगह दिया गया है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका। लेकिन आप देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग भी भाग ले रहे हैं, उनके पीछे उनकी पत्नियां या उनकी माताएं या उनकी पुत्रियां ही थी। वो घर संभाल रही हैं, घर को देख रही हैं। आप देखिए स्वतंत्रता संग्राम में जब गांधी जी आह्वान करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो कई महिलाएं अपने गहने उतार कर, जितना उनके पास पूंजी है, पैसे है, वो उतार कर देते हैं। और सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के समय क्यों, आप प्राचीन काल में चले जाइए तो महिलाओं ने अपने स्थान को, अपने जगह को हमेशा दर्शाया है। चाहे वो लोपामुद्रा हो, विश्वारा हो, या फिर मध्यकाल में रजिया सुल्तान, उन्होंने ऐसे समय में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जब उस समय सिर्फ सल्तनत काल में पुरुषों का बोलबाला था, या सिर्फ पुरुष ही सत्ता में देखे जाते थे। पर उस समय में उन्होंने एक राष्ट्र को एक साथ लाने का कोशिश किया। और आधुनिक युग में तो आप इंदिरा गांधी को देख लीजिए, सुचेता कृपलानी को देख लीजिए, लक्ष्मी पंडित को देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हुई। और समकालीन में भी या तो आप
सानिया मिर्जा को देख लीजिए, कल्पना चावला को देख लीजिए, उषा जी को देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में सदा से ही देती आई हैं। वो अपने बच्चों को शिक्षित करती हैं, उन्हें बताती हैं देश प्रेम। सबसे पहले बच्चों में अगर किसी से आता है तो वो उनकी माता से आता है, वो उन्हें राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देती हैं, उन्हें समझाती हैं जी। तो राष्ट्र निर्माण में सदैव से ही महिलाओं ने अपना योगदान देता रहा, चाहे परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है जी। बस जरूरत है थोड़ा उन्हें और बढ़ावा देने के, उनके भी इतिहास को सामने लाने के, उनके बारे में भी लिखे जाने के। आज तक जो भी इतिहास लिखा गया है या भी जो भी उनके भूमिका के बारे में लिखा गया वो जनरली पुरुषों के द्वारा लिखा गया है। यदि महिलाएं अपने इतिहास को अपने हाथों से लिखे, अपने बारे में खुद बताए, तो शायद वो ज्यादा अच्छे से और विस्तृत रूप में बता सकते जी। तो डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न आपसे है कि विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका रही है ये राष्ट्र निर्माण में? विश्वविद्यालय जी एक शैक्षणिक संस्था है और शैक्षणिक संस्थाओं में आप देख लीजिए उसकी सबसे खास बात क्या होती है जी कि एक छत के नीचे संपूर्ण देश के विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे। खासकर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गए या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए, तो एक छत के नीचे हर संप्रदाय के लोग, हर जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म के लोग एक छत के नीचे आपको मिल जाएंगे जी। और एक जगह बैठ के एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन सिलेबस को पढ़ते हुए मिल जाएंगे। और हम आप इस चीज को माने इस चीज का संधान होना चाहिए हमें, या कई बार छात्रों को इस चीज का संधान नहीं होता है कि एक जगह वो बैठकर पूरे देश की संस्कृति को जान रहे होते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि कब एक दूसरे से इतना घुल मिल गए, इतना नजदीक आ गए और उस एक देश के प्रति उनमें कितनी समर्पण की भावना जागृत हो गई। यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि विश्वविद्यालय शिक्षा की सर्वोच्च, ज्ञान का सर्वोच्च केंद्र है और उस केंद्र में ही उनको ये बुद्धि और विवेक उनका विकसित होता है, अपनी संस्कृति के प्रति उनकी समझदारी विकसित होती है और दूसरे संस्कृति का आप कैसे सम्मान कर सकते हैं, ये आप किसी विश्वविद्यालय की शिक्षाओं के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय के राष्ट्र निर्माण में और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका है। इसको इसी संदर्भ में देखा और समझा जा सकता जी। तो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है कि वैश्विक जो राष्ट्र नीति है तो उसका क्या इतिहास रहा है और क्या संभावनाएं हैं इतिहास के दृष्टिकोण से? देखिए जी, वैश्विक राष्ट्र नीति अगर इस संदर्भ में आप देखिए तो वैश्विक राष्ट्र नीति का मैं जो संदर्भ समझ पा रहा हूं कि विश्व के अलग अलग कोने में राष्ट्र निर्माण की क्या प्रक्रिया है, शायद आप ये पूछना चाह रही। तो देखिए, राष्ट्र क्या है, जो बात मैंने पहले बताया उसी चीज को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म आपका होता है तभी आप जाकर मिल रहे होते हैं। जब तक कॉमन प्लेटफॉर्म आपका नहीं होता है तब आप, जैसे कोई आंदोलन चल रहा हो, एक ऐसी विचारधारा जरूर होती है जिस पर सबकी सहमति होती है। एक बतौर उदाहरण मैं बता रहा हूँ, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। उनके आंदोलन का मूल मुद्दा क्या था? नमक सत्याग्रह। नमक ऐसा कॉमन चीज है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। बिल्कुल। एक साधारण सा मुद्दा उठाया जो सबके लिए कॉमन था और उस पर सब लोग अपने विचार रखे और उस मुद्दे पे सबों की सहमति हुई, सब पूरा देश आंदोलन किया। ऐसे ही भाषा ऐसी चीज है या संस्कृति ऐसी चीज है जिसको लेकर कोई भी समुदाय किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। आप देखिए, दो एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, जर्मनी का और इटली का। इन दोनों की जो एकीकरण की प्रक्रिया है, इनके मुद्दे क्या थे? बेसिक मुद्दा यही था कि जितने विश्व के जर्मन भाषी हैं सबों का एक देश होना चाहिए, जो इटालियन भाषी है उनका एक देश होना चाहिए। इटली और जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन इस भाषा के मुद्दे ने उनके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ाई कि ये सभी एक भाषी लोग एक देश के रूप में संगठित हो गए। भाषा और एकीकरण, भाषा की वजह से पूरे इटली का एकीकरण हुआ 1871 में। उसी आसपास जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा है। मुद्दा यही है। और इसके बरक्स अगर आप इसके दूसरे तरफ जाइए तो बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए, बिखर गए इसी मुद्दा पर। ब्रिटेन, जिसका उपनिवेश पूरे विश्व में आपको दिखेगा, लेकिन उसमें विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग थे। जब अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति और इन कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब पूरा देश एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, तो भारत जो इतना विस्तृत देश है और उस पर एक छोटा सा टापुओं का देश इंग्लैंड शासन कर रहा था, उनको इस देश से छोड़कर चला जाना पड़ा।
दूसरे इकाई में भी आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख लीजिए कि विश्व के जितने जगहों पे ये अंग्रेजों का उपनिवेश था, सभी उपनिवेश धीरे धीरे उनका बिखर गया। लैटिन अमेरिका जो बिखरा हुआ था वो जाके इकट्ठा हो गया। तो राष्ट्र निर्माण जो है वो सबसे बड़ा मूल मुद्दा उसमें यही है कि आप किस मुद्दे पे सहमति बनती है देश के नागरिकों के बीच, और जो कॉमन, और उसमें भी जब आप दूसरे की भाषा संस्कृति और उसके परिवेश का जब सम्मान करेंगे तो वो आपके भाषा संस्कृति का भी सम्मान करेंगे, और तभी एक दूसरे से जुटेंगे, एकता बनेगी और तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। जी, तो डॉक्टर साहिबा आपसे एक प्रश्न है कि छात्र जो हैं वो राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका कैसे निभा सकते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी जी, जैसे कि महिलाएं निभा रही हैं वैसे ही हमारे जो भविष्य, हमारे देश का जो भविष्य है या जो आगे आने वाला हमारा देश का भविष्य होगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से, पूरी जिम्मेदारी हमारे युवा वर्ग पर है। वो किस प्रकार का शिक्षा लेंगे, किस तरह के वो नौकरियां करेंगे या देश को किस रूप में या किस तरफ ले जाना चाहेंगे, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी है, पूरी सहभागिता उनकी है। वो जितना ज्यादा शिक्षा ग्रहण करके, जितना ज्यादा राष्ट्र के प्रति प्रेम अपना करके, उनके प्रति यह समझ के कि हमारे इस देश की आजादी के लिए लोगों ने कितनी बहुमूल्य कीमत अदा की है, उसको समझ करके वो अनुशासन के रूप में या अनुशासित होकर सहभागिता के साथ अगर देश को आगे बढ़ाना चाहे, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी राष्ट्र में जो सबसे ज्यादा देश को विकसित करने वाला जो वर्ग है वो युवा वर्ग ही है। किसी देश का युवा वर्ग जितना ज्यादा शिक्षित, जितना ज्यादा जागृत है, वह देश उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। और यदि उस देश का युवा वर्ग को कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, क्या भविष्य में होना चाहिए, देश का आर्थिक विकास कैसे करे, अगर वो उसकी सोच नहीं है तो फिर उस देश को आगे बढ़ाना मुश्किल है। जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें अगर युवा वर्ग के लिए देशभक्ति या उससे नैतिक, जो जिसको मोरल वैल्यूज बोलते हैं, नैतिक अगर हाँ बिल्कुल वो डाल दिया जाए तो शायद बच्चे और उसके ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और देश को विकसित करने में या राष्ट्र निर्माण में वो अपनी भी सहभागिता दे सकते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। लेकिन कुछ प्रतीक है, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, कुछ भी ऐसी चीज है जो हमारे राष्ट्र से उनको वहां भी जोड़ता है। बिल्कुल, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहे, यदि उनके अंदर देशभक्ति है तो वो अपने देश के लिए सोचेंगे भी और कुछ करेंगे भी। जी, बस जरूरत है उनको थोड़ा सा देश के लिए सोचने के, शिक्षा ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की, और हमेशा क्या चल रहा है दूसरे देशों के समाज में और हमारे देश में उसको जानते रहने की और आगे उसके लिए सोचते रहने की। जी डॉक्टर साहब, राष्ट्र निर्माण में राजनीति की क्या महती भूमिका रही है इतिहास के दृष्टिकोण से, इस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, राजनीति और राष्ट्र निर्माण ये पैरेलल चलने वाली प्रक्रिया है, एक दूसरे से आप इसको अलग नहीं कर सकते। और यह राजनीति जो प्रेरित होता है अतीत से प्रेरित होता है। कभी भी आप देख लीजिएगा कि राजनीति के जो मुद्दे होते हैं वर्तमान से ज्यादा वो अतीत के लाए हुए होते हैं। और सच पूछिए तो जिस वर्तमान में हम जी रहे हैं वह अतीत का क्या बोलते हैं सर्वोच्च विकास की अवस्था है, क्योंकि हमेशा वर्तमान बदलते रहता है और विकास की प्रक्रिया भी बदलती रहती है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि राजनीतिज्ञ जो हैं, जो राजनीतिक विचारक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो राजनेता हैं खासकर, उनको हमेशा से संभलने की जरूरत है। संभलने के किस संदर्भ में कि आप जब कोई नीति बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग को आप विशेष तवज्जो दे रहे हो, किसी वर्ग का आप उपेक्षा कर रहे हो, या जब आप चुनावी राजनीति के दौर में प्रवेश कर रहे हो या इस तरह के किसी सार्वजनिक मंच से आप बोल रहे हो तो किसी भी सेक्ट की भावना को अगर आप आहत कर रहे होते हैं तो वो देश को विखंडन की ओर ले जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और जब भारत विभाजन हो गया था और उसके बाद के दौर में देखेंगे अंग्रेजों ने जो चाल चली वो कौन सी चाल चली कि पूरे भारत को 562 देसी रियासतों में उसने कह दिया कि आप सभी स्वतंत्र हो सकते हैं जी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनकी नीतियों को देखिए तो उन्होंने बड़े सलीके से, बड़े इत्मीनान से हर देसी राजाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि आप भारत में इकट्ठे हो जाइए, मिल जाइए, हम आपको जितना मैक्सिमम फैसिलिटी दे सकते हैं देंगे, डेमोक्रेटिक विचारों के अधीन। तो हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, भारत में डेमोक्रेसी है। तो आज के राजनीतिज्ञ को उन लोगों से, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से शिक्षा लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी विचारधाराओं में अंतर होने के बावजूद भी
उन तमाम देशी रियासतों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, भारत को संगठित करने की कोशिश की। अच्छा। और उसी के जस्ट बाद देखेंगे कि भाषाई आधार पे तमाम राज्यों के विखंडन की भी बात आती है। जेवीपी कमेटी का गठन किया गया और कहा गया कि कैसे देश में अलग अलग राज्य बनेंगे, लेकिन वहां भी अब जिस बात को मैं बता रहा था फिर उसी की पुष्टि होती है कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात होती है जी। अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होता तो वह आंदोलन खासकर जो तमिलनाडु में शुरू हुआ था इतना तीव्र हो जाता कि शायद देश एक और या इस तरह के कई और विभाजन के दौर में प्रवेश कर जाता। लेकिन उस समय के राजनीतिज्ञों ने अपनी माने बहुत बेहतरीन नीति को अपनाया और अपने भाषणों में अपने विचारों को प्रदर्शित करने में हमेशा संभल कर रहे और देश को संगठित किया। आज हमें गर्व होता है कि हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस अखंड भारत के हिस्सा हैं जिसकी परिकल्पना हमारे राजनेताओं ने किया और उसकी परिणति है कि आज अमन चैन और शांति से आप इस देश में जी रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहिबा, ऐसा कहा जाता है कि जो अतीत है वही हमारा वर्तमान है और आने वाला भविष्य भी। और जो राजनीति है वही साहित्य है, साहित्य ही हमारा इतिहास है और इतिहास ही हमारा विज्ञान है। तो इसकी शुरुआत होती है परिवार से। परिवार इसलिए क्योंकि स्त्रियां जो है परिवार वो ज़्यादा समाज की जो रूपरेखा होती है परिवार से ही शुरू होती है। तो परिवार में जो है राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसकी नींव पहले ही पड़ती है परिवार से। तो उसमें कैसे महती भूमिका निभाई जाए, एक अध्यापिका, एक प्रोफेसर के तौर पे आपकी दृष्टि क्या कहती है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो जो हम नैतिक मूल्य सीखते हैं, जो अनुशासन सीखते हैं, वो अपने परिवार से कहीं ना कहीं सबसे जाने अनजाने सीख जाते हैं। आप हो चाहे हम हो, सबसे पहले हमें बड़ों जन जो हमसे बड़े हमारे परिवार में उनका पैर छूना या उनकी बात मानना हमारे परिवार के द्वारा ही सिखाया गया। चाहे हम धीरे धीरे बड़ा होते हैं तो हमारे संविधान का आदर करना हो, राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाए उस समय अपने आप हम खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रगान जब बजता है तो वो एक देशभक्ति की भावना जो हमारे अंदर आती है और हम खड़ा होके जो रिस्पेक्ट देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार द्वारा ही शुरू से सिखाया गया है, जो हमारे अंदर धीरे धीरे करके वो विकसित भावना होता चला गया है। परिवार हमें हर तरह के मूल्य को, चाहे वो अनुशासन हो, नैतिक मूल्य हो या फिर दूसरों के साथ दया, दूसरों के साथ सहयोग की भावना हो, वो सारी चीजें हमें परिवार के द्वारा ही मिलता है। परिवार आपको बताता है कि आप नम्र तो रहिए, विनम्र भी रहिए दूसरे के साथ, लेकिन अगर आपके देश पर, आपके राष्ट्र के पर कोई बात आती है तो आपको सुदृढ़ रूप से आपको उसका विरोध भी करना है। आपको बताना है कि आपका देश सिर्फ वो कहानियां नहीं है जो दूसरे लोग सुनाते हैं कि आपका देश का तो कोई, राष्ट्र का तो कोई कहानी ही नहीं है, राष्ट्र का तो कोई इतिहास ही नहीं है, कुछ डेट्स नहीं है। तो आप उनको बताइए कि जो हमारे इतिहास में क्या क्या है, वो मूल्य क्या है, वो सारी घटनाएं क्या है, जिसका तारीफ गेटे ने भी किया है। तो आप उनके परिवार से ही बच्चे सीखते हैं और सुदृढ़ रूप से बोलते हैं। आप देखिए कि जो परिवार अपने बच्चों को वो मूल्य, नैतिक शिक्षा का मूल्य हो, चाहे राष्ट्रवाद का मूल्य हो, नहीं दे पाते हैं तो फिर वो अपने ही देश के विरुद्ध असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अपने ही देश पर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, जो भी अगर कुछ असामाजिक कार्यों में लगे हैं, अगर उन बच्चों का बैकग्राउंड चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उनके परिवार विखंडित है, टूटे हुए हैं, पता नहीं है, या उनकी माताएं नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं। आज जो समाज में संयुक्त परिवार धीरे धीरे घटता जा रहा है, यह भी एक तरह से बोलिए कि राष्ट्रवाद या फिर नैतिक मूल्यों को विघटन का कारण बनता जा रहा है। पहले परिवार के सारे सदस्य जो बड़े थे एक दूसरे का जरूरत या काम के समय उपस्थित होते थे, वो हमें मूल्य सिखाते थे, हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना सिखाते थे। लेकिन आज के समय में माता पिता हैं, वो अपने काम में बिजी है और बच्चे को और चीज सिखाने के लिए या वो खुद भी अनुशासित रूप से थोड़ा कम होते जा रहे हैं। तो परिवार महती भूमिका, बहुत महती भूमिका निभाता है कि आप उनको ज्ञान दे, शिक्षा दे, बचपन से ही आप उनको बताएं कि देश के प्रति या हमारा जो संविधान है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, देश के जो राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं वनों को ना काटा जाए, और भी जो हमारा राष्ट्रीय निधि है उसको संजो कर बचा कर रखा जाए। ये सब परिवार कर सकता है। जी। डॉक्टर साहब, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है तो ये बेहतर कैसे हो पाए, इस ऐतिहासिक और इतिहास के संदर्भ में जरा व्याख्या करें।
कोई भी देश जी बेहतर तभी कर सकता है जी जब अपने इतिहास को जानेगा। जी क्योंकि जितनी आज के समय में या कभी भी जो समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं का समाधान अतीत में होता है। जी एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बताते हैं कि फीवर है, सबसे पहले वो पूछता है कितने दिनों से है। जी वो उस बीमारी के अतीत को जानना चाहता है। जी इतिहास है। इतिहास है। तो वही वर्तमान में आप जिन्हें कुछ जो भी समस्या दिख रही है आपके अपने पर्सनल लाइफ में या किसी देश के इतिहास में, ये राजनीति में कोई संकट आ जाए या आर्थिक व्यवस्था में कोई संकट आ जाए, सबका समाधान आपको अतीत में मिलेगा। अच्छा। तो राष्ट्र निर्माण के लिए या उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बेहतर यही है कि इतिहास को सही ढंग से उनको पढ़ाया जाए। एक जर्मन के इतिहासकार हुए राके, उन्होंने कहा कि इतिहास को जैसा है वैसा ही परोस देना चाहिए। जी। पाठक को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसका वो क्या विश्लेषण करे। अच्छा। तो उसी तरीके से इतिहास लेखन में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी इस तरह के तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए जो भावी पीढ़ी को दिशाहीन करते या गलत दिशा देते। तो जब भी आप राष्ट्र निर्माण के लिए चलते हैं और या किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, तो अतीत से शिक्षा आप ले सकते हैं। जी। और बल्कि अतीत का अध्ययन ही इसीलिए आप करते हैं कि आप उसके शिक्षा ले सके और वर्तमान में जितनी कमियां हो उस कमियों का समाधान कर सके। तो बेहतर यही हो कि आप सही तरीके का इतिहास लिखें और अगली पीढ़ी को सही तरीके का इतिहास बताएं। तो अब सही तरीके का इतिहास लेखन क्या होगा? तो जो तटस्थ होगा। जी। आपको हमेशा एक इतिहास लेखक को तटस्थ होना चाहिए। जी। अपने अंदर से जितना मैक्सिमम बायसनेस है, जो पक्षपात की बात है, उसको निकाल देना चाहिए। अब ये दुरूह कार्य है, ये करना आसान नहीं है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप अपने विचारों को बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में नहीं लें। जी जी। जितना आपका विचार संकीर्ण होगा, इतिहास संकीर्ण होगा और राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में उतना ही वो बाधा उत्पन्न करेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बहुत छोटा और बहुत शानदार जो मेरी नजरों में है, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो इतिहास से ही, कि इतिहास को हमेशा इतिहास के नजर से देखिए और कभी भी इतिहास में अगर कोई ऐसा पक्ष आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है जो आपको लगता है कि तर्कसंगत नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, या किसी ऐसे स्रोत से आपको इतिहास की जानकारी मिल रही है जो तर्कसंगत नहीं है, आप उस इतिहास को स्वीकार नहीं करें जी। और सही चीजों को स्वीकार करें। देश सर्वोपरि है, देश का हमेशा और जितने राष्ट्रीय धरोहर हैं, प्रतीक हैं, उनका सम्मान करें और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग जी। करें। आप दोनों यहाँ आए, महत्वपूर्ण जानकारियों से दर्शकों को अवगत कराया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आशा है आपको आज का यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।